अध्यक्षता कर रहे एम्स भोपाल के निर्देशक आदरणीय डॉक्टर माधवानंद जी, मुख्य वक्ता के रूप में जिनके विचार अभी हम लोगों ने सुने, आदरणीय हेमंत मुक्तिबोध जी, जो वरिष्ठ साहित्यकार हैं, समाजसेवी हैं, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष शिक्षा संस्कृत उत्थान न्यास के आदरणीय सुरेश गुप्ता जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं। आज के कार्यक्रम के संयोजन में जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका है, संदेश जैन जी, सभी प्राध्यापकगण जो यहाँ पर स्क्रीन में दिखाई दे रहे हैं, और छात्र एवं छात्राएं। शिक्षा संस्कृत उत्थान न्यास लगातार राष्ट्रीय शिक्षा नीति को बनाने में भी और उसके सफल क्रियान्वयन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। और ये बहुत ही खुशी की बात है कि एम्स भोपाल और शिक्षा संस्कृत उत्थान न्यास के संयुक्त तत्वावधान में हिंदी पखवाड़े का ये समापन, पुरस्कार वितरण और व्याख्यान माला का यहाँ पे कार्यक्रम आयोजित हुआ है। हम सब कभी सोच भी नहीं सकते थे कि मेडिकल की शिक्षा भी हिंदी में शुरू कराने की एक मजबूत इच्छा शक्ति कभी कोई सरकार दिखाएगी। लेकिन मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी है कि हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी और हमारी मध्य प्रदेश की सरकार ने उनकी पहल पर, उनकी प्रेरणा से और मेडिकल की पढ़ाई भी हिंदी में हो, इसके लिए न सिर्फ शुरुआत हुई है बल्कि मध्य प्रदेश पूरे देश में एक एग्जाम्पल बना है, उदाहरण बना है कि सफलतापूर्वक इसकी सारी हिंदी की किताबें छपाई जा सकती हैं। मेडिकल कॉलेजेस के लाइब्रेरी में उन पुस्तकों को उपलब्ध कराया जा सकता है और जो बच्चे उसको ऑप्ट करना चाहें उसको ऑप्ट कर सकते हैं। और अब ये सुचारू रूप से लोगों को हिंदी में जो पढ़ना चाहते हैं बच्चे मेडिकल में, वो उसकी पढ़ाई भी कर रहे हैं। पिछले दिनों मैं जबलपुर गया था और हमारी जो मेडिकल यूनिवर्सिटी है उसकी वीसी एक बच्ची से उन्होंने मुझे मिलाया। वो मंडला गांव के नंदग्राम की बच्ची थी और नीट में क्वालिफाई करने के बाद मेडिकल में उसका एडमिशन हुआ। उस समय तक हिंदी इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी और उसने अंग्रेजी में फर्स्ट ईयर की का एग्ज़ाम दिया और वो फेल हो गई। और उसके बाद मेडिकल हिंदी में हो सकती है, ये जो पद्धति शुरू की गई, उसने नेक्स्ट ईयर हिंदी ऑप्ट किया और फर्स्ट ईयर की परीक्षा उसने पास कर ली। इसका मतलब ये है कि हमारे देश में बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो प्रतिभाशाली हैं, मेडिकल की पढ़ाई करना चाहते हैं और मेडिकल डॉक्टर बन के ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी सर्विसेज देना चाहते हैं। लेकिन इतनी कठिन हो गई थी मेडिकल की पढ़ाई उनके लिए जो हिंदी मीडियम से अपनी प्राथमिक शिक्षा करते हैं, उनके लिए मेडिकल में प्रवेश होने के बाद मेडिकल की पढ़ाई को सफलतापूर्वक पूरी करना उनके लिए बहुत कठिन हो जाता था। यदि हम अपनी शिक्षा के माध्यम से चरित्र निर्माण और अपनी संस्कृति का जो गौरवशाली इतिहास है उसको फिर से पुनर्स्थापित करना चाहते हैं, तो जैसा अभी आदरणीय हेमंत मुक्तिबोध जी भाई साहब ने बताया कि इसमें उन परंपराओं को, उन संस्कृति को तभी हम उसको न सिर्फ संरक्षण कर पाएंगे बल्कि उसको संवर्धन कर पाएंगे जब हम अपने राजभाषा की ओर वापस आने पर हम गर्व महसूस करेंगे। मुझे याद है एक दौर ऐसा भी हमारे देश में हम लोगों ने देखा है कि दिल्ली में जब मंत्री के नाते मैं कई विभागों के कॉन्फ्रेंसेस में जाता था तो कभी कभी ऐसा लगता था कि हम भारत में नहीं हैं बल्कि हम विदेशों में किसी कॉन्फ्रेंस में आए हुए हैं जहाँ पर हिंदी का उपयोग ही नहीं होता। लेकिन उसमें भी ऐसे दौर भी मैंने देखा कि जब विदेश मंत्रालय के कॉन्फ्रेंस में गया, सुषमा स्वराज जी मंत्री थी और मैं एनआरआई डिपार्टमेंट का भी काम मध्य प्रदेश में देख रहा था और विदेश मंत्रालय में सुषमा जी विदेश मंत्री थी और उसमें सारे एम्बेसडर से लेके भारत विदेश मंत्रालय के सारे अधिकारी थे और उस पूरे 3 घंटे के कॉन्फ्रेंस में
एक बार भी अंग्रेजी शब्द का उपयोग उन्होंने नहीं किया। तो स्वाभाविक है कि जितने अधिकारी थे उन्होंने भी हिंदी में ही सारी बातचीत की, जितने डेलीगेट्स थे उन्होंने भी हिंदी में बातचीत की। और पहली बार मुझे ऐसा लगा कि जैसे हम अपने देश में बैठ के नीतियों पर चर्चा कर रहे हैं। और एक बहुत ही अच्छा तो हिंदी बोलना सब जानते हैं, लेकिन हीन भावना से इस प्रकार से ग्रसित हो गया हमारा समाज कि हम अंग्रेज़ों के जाने के बाद भी जो अंग्रेजी बोलेगा वही ज़्यादा सुपीरियर माना जाएगा। ये मानसिकता ने धीरे धीरे हिंदी के सामने चुनौती खड़ी की और उसके कारण हम लीग से हटते चले गए। और जो गर्व हिंदी में हमको होना चाहिए, जो प्रोग्रेस होना चाहिए, हम कभी कल्पना नहीं कर सकते कि हम अपनी संस्कृति, अपनी भाषा से जब दूर होते हैं तो कितने प्रतिभाशाली लोग मुख्य धारा से किनारे हो जाते हैं। इनके अंदर प्रतिभा की कमी नहीं है, लेकिन भाषा की परेशानी उनके सामने है। और इसलिए ये जो पहल हो रही है हिंदी पखवाड़ा मनाने का, फिर उसमें पुरस्कार देने का, फिर इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन, उससे हम कल्पना नहीं कर सकते हैं कि मेजॉरिटी जो बहुसंख्यक लोग हैं हमारे देश में, उनका कितना हौसला बढ़ता है, कितना उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आत्मविश्वास बढ़ता है। और वो फिर ये सोचते हैं कि हम भी आगे बढ़ के और बहुत कुछ कर सकते हैं। वातावरण हमारे अनुकूल हो गया है और स्वाभाविक है कि भारत को यदि विकसित देश बनाना है, 2047 में प्रधानमंत्री जी ने एक टारगेट सेट किया हुआ है और हम उस दिशा की ओर बहुत तेज़ी से आगे भी बढ़ रहे हैं। चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हमारा देश अब बन चुका है, जो हम लोगों के लिए बहुत दूर का सपना होता था। और जर्मनी भी अब हमसे पीछे होने वाला है, तीसरे नंबर पर पहुंचने वाले हैं। 2047 में हम दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाले हैं। यदि हमने अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपनी परंपराएं को यदि हमने साथ ही साथ उसको आत्मसात कर लिया तो सिर्फ हम ऊंचाई पर नहीं पहुंचेंगे, बल्कि हम ऊंचाई पर लंबे समय तक बने भी रहेंगे। हम विश्व गुरु बनने के सपने को पूरा भी कर पाएंगे। और इसके लिए ज़रूरी है कि जो चुनौतीपूर्ण क्षेत्र हैं उसमें हम हिंदी भाषा का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें। पिछले दिनों हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं नड्डा जी, वो भी आए थे और उन्होंने भी ये बोला कि हिंदी भाषा के मेडिकल में पढ़ाई से सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये होने वाला है कि ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टरों की जो कमी की चुनौती है, वो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे भी डॉक्टर बनने के लिए आगे आएंगे और फिर वो ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी सर्विसेज, मैंने उस बच्चे से पूछा जो जबलपुर में मुझसे मिली थी, उनका डॉक्टर बनने के बाद अपनी सेवाएं कहाँ देना चाहोगी? तो उसने कहा कि मैं अपने गांव में, अपने ब्लॉक में ही रह के और वहाँ की स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने में अपनी पूरी सेवाएं दूंगी। तो इस प्रकार के लोगों को भी इस क्षेत्र में आगे आने की जरूरत है, जिससे देश का सर्वांगीण विकास हो सके, देश के हर क्षेत्र में वो विकास की किरण पहुंच सके, सुविधाएं पहुंच सके जो लोगों की आवश्यकता है। और इसके लिए जो ये भाषा एक ऐसा लग रहा था कि जैसे जो हमारी सबसे बड़ी ताकत है, हमारी भाषा, जो हम सबको एकता के सूत्र में बांध सकती है, वो भाषा ही कहीं ना कहीं किनारे हो रही है। उसको जिस प्रकार से राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी उसका प्रावधान करना और उसके बाद मेडिकल की पढ़ाई में उसका समावेश करना, ये आने वाले दिनों में बहुत ही मील का पत्थर साबित होगा। हर क्षेत्र में इसके लाभ देखने को मिलेंगे। इसलिए मैं शिक्षा संस्कृत उत्थान न्यास, जो इसके लिए बहुत ही शोध के साथ और इस दिशा में बड़े कमिटमेंट के साथ, बड़े मजबूत इच्छा शक्ति के साथ काम कर रहा है, उसी का ये नमूना है कि आज एम्स भोपाल के साथ मिलकर और इस प्रकार का व्याख्यान माला का यहाँ पर आयोजन हुआ है, पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम हो रहा है और मुख्य वक्ता के रूप में हेमंत जी के विचार हम सबको सुनने को मिले हैं। हम सब इन विचारों को आत्मसात करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी भाषा का उपयोग हम कर सकें वो हमें करने की आवश्यकता है। इससे
हम जैसा कि अभी बताया कि अब चाहे आप चेन्नई में चले जाएं, चाहे हैदराबाद में चले जाएं, चाहे कहीं भी चले जाएं देश के कोने में, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसको हिंदी आती नहीं है। लेकिन जब उनको लगता है कि हिंदी भाषी क्षेत्रों में ही हिंदी का उपयोग करना आप लोगों ने कम कर दिया है और अंग्रेजी की ओर जा रहे हैं, तो फिर उनको भी लगता है कि जब वहीं पर संरक्षण और संवर्धन नहीं है तो हमारे यहाँ कैसे हम इस पर आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन हम सब इस बात के लिए संतोष कर सकते हैं कि अब वातावरण बदला है और हर जगह विदेश मंत्रालय में जो कॉन्फ्रेंस की मैंने उदाहरण दिया, इस प्रकार से कई ऐसे उदाहरण हैं जहाँ पर हिंदी में बोलना अब गर्व का विषय होता जा रहा है और बिना किसी संकोच के देश में हिंदी का प्रयोग लोग करने लगे हैं। ये इसी प्रकार के प्रयासों का परिणाम है जिसको हमें लगातार और मजबूती देना है और आगे बढ़ाना है। इस अवसर पर एक बार फिर से सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूँ इस आयोजन के लिए। नवरात्रि की सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। माँ दुर्गा हम सबको शक्ति दे कि हम इस प्रकार की जो चुनौतियाँ हमारे सामने हैं उस पर विजय प्राप्त कर सकें। और दशहरे की भी सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज एम्स भोपाल को एक बड़ी उपलब्धि मिली है, लगभग 30 करोड़ रुपए कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से NCL सिंगरौली से रोबोटिक सर्जरी करने के लिए जो जरूरी इक्विपमेंट्स हैं जो नहीं थे, वो उसका आज MOU भी हुआ है। इसलिए एम्स परिवार को इसके लिए बधाई देता हूं। बहुत बहुत